आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आई एम योर होस्ट आलिया। आज मैं आपके सामने कोर्ट में चलने वाले, अदालतों में चलने वाले 3 केसेस की 3 कहानियां, 3 स्टोरीज आपके सामने रखूंगी, उनकी रुदात। इन तीनों केसेस का पाकिस्तान से बहुत गहरा ताल्लुक है। एक केस जिसका फैसला आ चुका है, एक केस जिसका फैसला अभी नहीं आया लेकिन केस अदालत में चल रहा है, और एक केस जो अभी अदालत में चलेगा। पहले मैं सोच रही हूं कि पहले मैं आपके सामने जो केस जिसका फैसला आ चुका है वो रखूं या जो अभी चलेगा। तो मेरा ख्याल ये है कि जिस केस का फैसला आ चुका है वो मैं सबसे आखिर में बताऊंगी। बहुत ही अहम केस है वो। लेकिन पहले हम स्टार्ट करते हैं उस केस से जो अभी अदालतों में चलेगा। और कहां पर चलेगा ये केस? ये अमेरिका, डैलस में। आप जानते हैं कि चंद दिन पहले एक वाकया हुआ डैलस में, जिसमें एक मुसलमान शख्स ने, जो कि ब्रिटिश नेशनल था और जिसका नाम मलिक फैसल अकरम, तहकीकात के बाद मंजरियाम पर आया कि उसका नाम मलिक फैसल अकरम था। उसने एक यहूदियों की इबादतगाह में घुसकर वहां पर चंद लोगों को यरगमाल बनाया, जिसमें से 2 लोग वहां से भाग निकले चंद घंटों के बाद। फिर आगे भी 8 से 10 घंटे ये तमाम ड्रामा चलता रहा और फिर बिल आखिर FBI ने जो है वहां पे ऑपरेशन किया और उसके बाद उसको मार डाला, मलिक फैसल को, और बाकी सबके लोग बच गए। अब जो इन्वेस्टिगेशन हुई है अभी तक, उसके मुताबिक ये तो पता चल गया है कि मलिक फैसल अकरम ब्रिटिश नेशनल था। लेकिन उसके साथ साथ ये भी पता चला है, बल्कि मैं देख रही थी कि पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट एजाज सैयद ने ये कहा कि ये उन्होंने जो स्टोरी की इसके ऊपर, उसके मुताबिक मलिक फैसल अकरम का ताल्लुक पाकिस्तान से ही था। यानी वो पाकिस्तानी नजाद ब्रिटिश नेशनल था और उसका पाकिस्तान के शहर जेहलम से उसके खानदान का ताल्लुक था। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मलिक फैसल जो था वो कोई, आप समझ लीजिए कि 2007 से 2020 के बीच, इस डेकेड के दौरान, इतने सालों के दौरान वो कोई 11 मरतबा पाकिस्तान आया था। यानी उसने पाकिस्तान सफर किया था, पाकिस्तान ट्रैवल करके आया और फिर पाकिस्तान से ट्रैवल करके वापस UK गया। और मलिक फैसल अकरम जो कि ऑब्वियसली, वैसे तो नाम जब आया था सामने, जब हम ये कह रहे थे कि वो ब्रिटिश नेशनल है, और मैंने एक बात ये कही थी अपनी उस वीडियो में कि एक मुसलमान और पाकिस्तानी होने के नाते वो बेशक ब्रिटिश नेशनल है, वो आफिया सिद्दीकी का जो नाम ले रहा है वो अपने आप को उसका भाई समझता है, बेशक वो उसका भाई नहीं है। तो वही साबित हुआ। अब मसला ये, हमें तो ये समझ में नहीं आती कि किसी ने भी वहां पर उन कंट्रीज में ऐसा कोई काम करना हो तो पीछे से खुरा जो है वो आके पाकिस्तानी निकलता है। एक तो ये बड़ा मसला है, और उसके बाद सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये भी समझ में नहीं आता कि जिन लोगों ने वहां पर ऐसे काम करने होते हैं दहशतगर्दी के, वो कोई 8-10 मरतबा पाकिस्तान क्यों सफर करते हैं इतने सालों के अंदर। अनबिलीवेबल। मतलब जब आपने वहां पर जाकर कुछ करना है, आप चले ही गए हैं वहां पर, तो फिर वापस आने की जरूरत क्या, अगर आपने कोई ऐसा काम करना। और आप पता नहीं किससे मिलने आते हैं भैया, पाकिस्तान क्या करने के लिए आते हैं इतने सालों में। अच्छा, ये भी मैं आपको एक बात बताऊं कि ये तो आप जानते ही हैं कि उन कंट्रीज में एक बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की एक अरसे से मुकीम है, जो कि वहाँ के नेशनल्स हैं, और उनके बड़े बड़े खानदान पाकिस्तान में मौजूद हैं पीछे, जिनसे वो मिलने मुलाकातें करने आते रहते हैं। लेकिन जो मलिक फैसल है, उसके मुतालिक ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर उसका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, उसने कोई जुर्म किया हो, यानी उसने कोई क्राइम किया हो, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका नहीं है पाकिस्तान में। और ये भी एक बात सामने आ रही है कि कुछ साल पहले, अभी कुछ साल हुए थे, कि उसका माइंड इस किस्म का हो गया था। यानी उस जो शिद्दत पसंद एक्सट्रीमिस्ट बना था वो कुछ सालों में बना था, और यही वजह है कि जो उसका खानदान, यानी उसकी अपनी जो फैमिली, उसके बीवी बच्चे, उन्होंने उसको छोड़ दिया था और वो अलग रह रहे थे। तो ये तमाम अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है वो सामने आई है। अब जब ये केस आगे चलेगा तो पता चलेगा कि आखिर असल में क्या किस्सा था, उसका ये माइंड बनाने वाला कौन था। और पता नहीं, समझ में नहीं आता, इतने इतने साल दूसरे कंट्रीज में रहकर, जहां पर उन लोगों ने आपको शहरियत दी, आपको सर छुपाने को जगह दी, आपको हर तरह की आज़ादी दी, इसके बावजूद आप वहां पर रहकर इस तरह के काम करने का सोचते हैं। और उन कंट्रीज में ऐसा जो कहा जाता है कि जी ये माइंड ऐसा बन गया, ऐसा जहन साजी उसकी ऐसी होगी। चले, यहाँ पर रहते हुए आपने मदरसे से पढ़ा हो पाकिस्तान के किसी, आप किसी एक ऐसे कैटेगरी से ताल्लुक रखते हो, आपको मौलवियों के बीच आप पढ़ते रहे हो, या और बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से आपकी जहन साजी हुई हो। क्योंकि जहन साजी बनाने में तो हम माशाल्लाह से बहुत ही माहिर हैं। हम 70 सालों से कर क्या रहे हैं, ये छोटे छोटे पौधे और पनीरियां जो हम उगा रहे हैं, जहन साजी करके तो उगा रहे हैं। लेकिन
चले यहाँ के लोगों को तो हम समझते हैं, लेकिन जिनकी जिंदगियां बाहर गुजर गई हों उसके बावजूद उनके ज़हन ऐसी रहती हैं, तो फिर तो मेरा ये ख्याल है कि उनको कोई भी ठीक नहीं कर सकता दुनिया में, कम अज कम ऊपर जाके 72 हूरों के पास शायद वो ठीक हो जाए और उनको कोई एक आधी हूर उसमें से कोई ठीक कर दे, लेकिन कम अज कम पाकिस्तान में तो ऐसा नजर नहीं आता। यह है सिचुएशन। तो इस केस का मैंने आपको बता दिया। अब ये केस आगे बढ़ेगा चलेगा तो फिर देखें कि क्या क्या होता है इसमें। जो मैंने ये बात की कि देखिए वहाँ के लोग वहाँ पे जाके रहते हैं यहाँ के, तो उनको इतनी आज़ादी हो, हर तरह की आज़ादी है वहाँ पर, बोलने की, हर चीज़ की। तो आज़ादी से, बोलने की आज़ादी से मुझे ये याद आया कि अगला जो केस है वो बोलने की आज़ादी से ही ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि वो एक ब्लॉगर अहमद वकास गुराया के केस है। बड़ा ही अहम और बड़ा ही मशहूर केस ये बन गया है। इसकी वजह यह है कि आप जानते हैं इसकी वजह क्या है, मैं तो आपको नहीं बता सकती इसकी वजह क्या है। मैं आपको इस केस की थोड़ी सी तफसीलात बता देती हूँ। और तफसीलात कुछ यूँ हैं कि अहमद वकास गुराया साहब जो हैं वो काफ़ी एक बड़े नक्काद समझे जाते हैं फ़ौज के, एक बड़े नक्काद समझे जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट के, और बहुत ज़्यादा वो तनकीद करते हैं हमेशा से। खैर वो अभी भी ये जब मामला चल रहा है तब भी वो तनकीद से बाज नहीं आते। अच्छा, हुआ कुछ यूँ है कि वो वैसे तो नेदरलैंड में रहते हैं, उनको मारने के लिए एक, जिसे कहते हैं कि किराए के कातिल लेना और किसी को मरवाने की कोशिश करना, ऐसा किया गया। यानी पाकिस्तान की तरफ से किसी ने वहां पर, एक शख्स है वो भी पहले पाकिस्तानी ही था, उसको पैसे दिए गए कि अहमद वकास गोराया को कत्ल करना है, और उस शख्स का नाम है गौहर खान, जिसको पैसे दिए गए। अभी तक जो इसकी सारी डिटेल सामने आ रही है, इस पे सोशल मीडिया और मीडिया हर जगह बात हो रही है। उसको, गौहर खान को ये कहा गया कि पैसे तुम्हें दिए जा रहे हैं और तुमने इस बंदे का काम तमाम करना है। अच्छा, गौहर खान के मुतालिक जो है आप ये समझ लीजिए कि वो, उसने ये काम क्यों पकड़ा, या क्या वो वाकई कोई किराए का कातिल है, वो काम ही ये करता है कि लोगों से पैसे पकड़ के उनको मारता है। क्या वो इतना बड़ा कोई वहां पे आप कह लीजिए कोई डॉन है, कौन है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। गौहर खान एक आम आदमी है, और हुआ कुछ यूं कि वो जहां पर जॉब करता है वहां पर उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ गया, और वो कर्जा वो उतार नहीं सकता था, उसके पास इतने पैसे नहीं थे। एक आम आदमी है, मुलाजमत करने वाला, लेकिन अपनी गलतियों की वजह से ये पता नहीं उसने कहाँ पर क्या खर्च किया, किस तरीके से इतना ज़्यादा जो है वो लोन ले लिया कि उसके ऊपर इतना ज़्यादा लोन या कर्जा चढ़ गया कि वो उसको वापस नहीं कर सकता था और बहुत ही मुश्किल में फंसा हुआ था। इसी दौरान अब आप जानते ही हैं कि जो इतने बड़े लेवल पर ऐसे काम होते हैं और किसी को कत्ल करवाने की बात की जाती है, तो ऐसे तमाम लोगों को जानते हैं कि किन को जो है वो उस तक पहुंचाना है कि वो उससे बात करें और कहें कि भाई ये काम करना है। तो इसी तरीके से जो है वो दो लोग उस तक पहुंचे, और उन्होंने जो है वो, एक शख्स ने उसे ये कहा कि भाई ये काम करना है कि अहमद वकास गुराया को मारना है, और इसके सिले में अगर तुमने ये काम कर दिया तो तुम्हें 1 लाख पाउंड दिया जाएगा। अब 1 लाख पाउंड जाहिर है एक ऐसे आदमी के लिए तो वैसे भी बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन एक ऐसे आदमी के लिए तो बहुत ज़्यादा है जिसके ऊपर कर्जा भी चढ़ा हुआ हो, जो बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहा हो। तो वो इस बात पर मान गया, और उसने कोई एडवांस भी मांगा, ये सब कुछ भी हुआ जो कुछ होता है इस तरह के मामलात में। और उसके दौरान जो वो आदमी, जिसने, उस मेरा ख्याल है अमीन नाम शायद कहा जा रहा है, क्या है, जिसने कि गौहर खान को ये कहा और तैयार किया इस बात पर, और ये भी बताया कि भाई कौन मरवाना जा रहा है अहमद वकास गोराया को, और कहाँ से ये बात चल रही है, उसको मारना कितना ज़रूरी है, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ। तो उसने भी बीच में कहा कि मैं भी इतना जो है मेरा कमीशन होगा 20% या जितना भी वो मैं रखूंगा और बाकी तुम्हें मिलेंगे। उसने कहा ठीक है। अब देखें, वो गौहर खान कोई आम कातिल तो है नहीं, यानी ये कि कोई ऐसा नहीं है उजरती कातिल जिसको कहा जाता है कि जो पैसे लेके, अब उसको तो अपने मुश्किल हालात की वजह से उसने सोचा चलो मार देते हैं। अच्छा, इसी उसमें जो अहमद वकास गोराया साहब है उनको छोटी मछली कहा गया। अब वो छोटी मछली जो है सोशल मीडिया पे हर जगह चल रहा है। मैं देख रही थी कि अब सार आलम साहब भी कोई एक ट्वीट कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी उन्हें छोटी मछली का कहा। उन्होंने कहा देखिए, जब मुझे मरवाने के लिए कोशिश की गई थी तो उस आदमी को भी पूरे पैसे नहीं दिए गए, मैं बच गया हूँ, तो उसको कोई 50,000 दिए, या इस तरह से उन्होंने बात लिखी हुई थी। बहरहाल, तो छोटी मछली जो है वो एक मजाक ही बन गया। बल्कि मैं देख रही थी वो ट्विटर पे भी जो है ना, वो गुराया ने अपने उसके आगे मछली बनाई हुई है। तो इस तरह की चीज़ें तो चलती हैं, आपको पता है। बड़ी दिलचस्प कहानी है, बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है।
अंजाम क्या हो, दिलचस्प हो या ना हो, ये हम नहीं जानते, लेकिन कम से कम अभी तक जो कुछ चल रहा है, जो बात हो रही है, वो तो इंटरेस्टिंग है। लेकिन जाहिर है कि जिसको मारने के लिए भेजें उसके लिए तो इंटरेस्टिंग नहीं है ये सब कुछ, लेकिन वो भी इसको बड़े ही ऐसे ही पैराए में ले रहे हैं। तो हुआ कुछ यूं कि जो गौहर खान साहब हैं, जो कि बिल्कुल इसमें एक्सपर्ट नहीं थे, वो वहां पर गए गोराया के शहर, और उन्होंने वहां पर जाकर उनको ढूंढने की कोशिश की, और लेकिन हुआ कुछ यूं कि वो उनको नहीं मिले और वो वापस आ गए। इस दौरान जो इससे पहले या इस दौरान जो अहमद वकास गोराए हैं, उनको वहां की जो तहकीकाती टीम्स हैं और FBI, उन्होंने उनको ये बताया था कि आपके हवाले से कोई हमें ऐसी रिपोर्ट मिली है, या उन्होंने कोई मैसेजेस डिटेक्ट किए, या उन्होंने कोई कॉल्स डिटेक्ट की, जिससे उनको ये पता चल रहा कि ये गोराया को मारने के लिए या उसको कत्ल करने की साजिश हो रही है। तो उन्होंने उसको जाके बताया कि ये है, तो आपके खिलाफ कौन है, आपका दुश्मन कौन है। तो आप जानते ही हैं गोराया को, अगर आप जानते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से, उन्होंने धड़ल्ले से वो मुंह फाड़ के उन्होंने कह दिया होगा कि मैं तो इन पे तनकीद करता हूं और यही दुश्मन है। तो मुंह फट तो वो एक नंबर के हैं। तो उसके बाद जो है वो फिर उनको जो FBI है या वहाँ की जो भी अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने उनको किसी महफूज जगह पर जाके रखा, और शायद इसी वजह से जब वो उसको मारने गया गौहर खान को, वो तो उनको नहीं मिला, क्योंकि अपने घर में वो शायद थे ही नहीं। ये सब हुआ बहरहाल, मतलब इसका रिजल्ट ये है कि वो उनको नहीं मिला और वो साहब जो हैं वो वापस चले गए। लेकिन उस दौरान उनके जो है ये सब चीज़, ये जो सारी डिटेक्ट हो रहा था, तो ये एक केस बन चुका था और फिर छापा मारा गया और गौहर खान को पकड़ लिया गया। अब इसकी ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहती, बात सिर्फ इतनी है कि जब गौहर खान को पकड़ा गया और उनसे पूछताछ की गई, उनसे इन्वेस्टिगेशन की गई, तो उन्होंने फर सब कुछ कबूल दिया। उनसे कबूलवाने में जो है उनको कोई टाइम नहीं लगा। इसकी वजह यह है कि वो कोई, जिस तरह मैंने आपको बताया, कोई ऐसा तो इंसान नहीं है कि जो काम ही ये करता हो। तो उसने कहा जी मुझे तो अच्छा, साथ में उन्होंने कहा ये कि मैं मारने गया था, लेकिन हुआ कुछ यूं कि मैंने इसलिए नहीं मारा क्योंकि मैं मारना नहीं चाहता था, मैं बस ये चाहता था कि पैसे मुझे मिल जाए, मैंने मारना नहीं था। लेकिन जो अथॉरिटीज हैं जो इसको इन्वेस्टिगेट करी, उनका ये कहना है कि ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये मारने के लिए गए थे, उन्होंने मार देना था, क्योंकि उस दौरान उन्होंने कोई खंजर मंजर भी खरीदा और सारा कुछ किया। अच्छा, वैसे अनबिलीवेबल बात है ये भी कि वो खंजर लेकर, यानी ये अलग बात है ना, यानी आपके पास जो है वो गोली से आप किसी को मारें तो वो तो आसान है, लेकिन उन्होंने खंजर से किसी को जाके, और वो कोई एक्सपर्ट भी नहीं है, फिर भी मारना था। बहुत ही, क्या कहना चाहिए, किस किस्म का आदमी है वो कि उसको कोई वो नहीं है। तो वो जनाब फड़े गए हैं और इसकी तहकीकात हो रही हैं, और इसकी जो कहानियां हैं वो गार्डियन से लेकर वॉशिंगटन पोस्ट तक शाया हो रही हैं। तो यही वजह है कि मैंने ये कहा था कि इख्तलाफ राय की बिना पर इतना ज्यादा बदला लेने के लिए या दुश्मनी तक नहीं जाना चाहिए कि जिसकी वजह से फिर बदनामी जो है वो दूर दूर तक पूरी दुनिया में फैल जाए। इसकी वजह यह है कि इख्तलाफ राय कोई भी किसी भी बात पर कर सकता है। देखिए, ये दुनिया वो है कि जहां पर अगर कोई आपसे मुत्तफिक नहीं है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप उसको मार डालें। आपसे बहुत सारे लोग मुत्तफिक नहीं हो सकते, जो वो बोल रहे हैं आप बोलने दें। आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप उनके उस नैरेटिव का जवाब दें। जिस तरह वो आपको अगर बुरा भला कह रहे हैं किसी बात पर, तो आप भी तो कहते हैं, आप भी तो कहते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि वो कहते चले जा रहे हैं और आप बहुत ही मासूम हैं और आप उनको कुछ भी नहीं कहते, आप भी कहते हैं, ठीक है ना। तो मैं नहीं समझती कि कोई भी किसी भी तरह का इख्तिलाफ राय हो, चाहे कुछ भी हो, गालम गलूच, मैं कहती हूँ कुछ भी हो, लेकिन उसका हरगिज ही मतलब नहीं है कि आप किसी को कत्ल करवाने के लिए जो है वो प्लान बनाएं और उसको कत्ल करवा दें या उसका करने की कोशिश करें। जाहिर है वो नहीं हुआ तो कोशिश है, हो जाता तो फिर जाहिर है वो मारे जाते। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अब ये केस क्योंकि इतना ऊपर आ गया है और इस पे जाहिर है कि जो अहमद वकास को राय हैं वो भी इसके पीछे होंगे इस केस के कि हाँ इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, और यही वजह है कि शायद वो बच भी गए हैं या बचे हुए हैं और आगे भी बच जाएं। वरना अगर ऑब्वियसली कि ये केस जो है ये इतना ऊपर तक ना आता, या ये कि उन तक वो टीम्स ना पहुंचती, उनको ना बताती कि आप जो हैं ये इस तरीके से कुछ डिटेक्ट हुआ है, ये पता चला है, तो फिर उनको भी पता ना चलता। चलें, ये तो खैर वो बातें हैं जो सारी एजम्पशंस हैं, यानी ये कि मफरूजात हैं, ये होता तो वो होता। बात सिर्फ इतनी है कि ये हो गया है और मैं ये समझती हूँ कि ये बड़ा ही गलत हुआ है, ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए।
इस मुल्क में इख्तिलाफ राय की आज़ादी होनी चाहिए, अपनी बात करने की आज़ादी होनी चाहिए, क्योंकि एक तो ये कि हम एक ऐसे इरा में जी रहे हैं जहां पर ये सोचा ही नहीं जा सकता कि आप कुछ बोलेंगे तो आपको मरवाने की बात की जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आज़ादी इजहार राय का दौर है और आगे चलते जाइए, आगे आगे देखिए अभी होता है क्या। आप किसी की जुबान नहीं पकड़ सकते, आप किसी के जहन पर जो है वो पर्दे नहीं डाल सकते कि आप ये ना सोचें। ये सवाल का दौर है, आप सवालात को बंद नहीं कर सकते। आप किसी को रोक नहीं सकते कि वो सवाल नहीं कर रहा, या उसके जहन में अगर कोई सोच आई है तो वो ऐसा नहीं, मतलब आप इसको पिंजरा तो नहीं बना सकते ना, मुल्क है ये। अब अगर आपने मुल्क को पिंजरा बना के रखना है तो फिर तो यही होगा जो मैं तीसरा केस आपको बताने लगी हूँ, जो इंतहाई खौफनाक है और जो बहुत ही, जिसको जितना कंडेम किया जाए वो कम है। अब जो खबर आई है, जो कि इंटरनेशनल मीडिया कोट कर रहा है और नेशनल मीडिया भी, वो इस तरीके से है कि एक मोहतरमा है जिनका नाम अनीका अतीक है और 26 ईयर्स 26 साल उनकी एज है, मुसलमान हैं वो। और 2020 में उनके और उनका एक दोस्त जिनका नाम हसनात बताया जा रहा है, कोई व्हाट्सएप पे चैटिंग हुई थी और उनके दरमियान कोई लड़ाई हुई। गुस्से में वो जो मोहतरमा है अनीका, उन्होंने कुछ गुस्से में ऐसा लिख दिया हसनात को, व्हाट्सएप पर ऐसे मैसेजेस भेज दिए जिसको उनका कहना था कि ये गुस्ताखाना है। यानी आप समझते ही हैं ना, जिस पे 295 सी लगती है यहाँ पर, जो एक कानून है जिसके बिना पर पता नहीं कितने लोग उसकी भेंट चढ़ चुके हैं। और अभी कुछ अर्सा पहले हमने जुनैद हफीज पे भी एक प्रोग्राम किया, फिर हमने इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम लिए, अब किस किस का नाम लें। तो वही जो है वो कानून उनके ऊपर लगाया गया। अच्छा, और फिर ये कि उन्होंने उनको कहा कि भाई तुमने ये भेजा, तुम माफी मांगो, ये करो। आप जानते ही हैं कि दोस्तों में ऐसा हो सकता है, उन्होंने कहा होगा मैंने नहीं ना माफी मांगनी या जो भी है, लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद वो उसको इतना ज्यादा उनके अंदर उस खातून के, यानी उनकी जो दोस्त पहले रह चुकी थी, उसके खिलाफ इतना ज्यादा लावा भरा हुआ था, इतना गुस्सा था या इतनी नफरत थी कि वो उसको उसमें ले गए, कोर्ट में ले गए। उन्होंने जाके वहां पे केस करवाया और उन्होंने कहा कि ये इसके उसमें आता है, क्योंकि इसने जो बात की है वो है व्हाट्सएप पर, जो इसने मुझे मैसेज भेजा था वो गुस्ताखाना था, ब्लास्फेमी। तो इस बिना पर उसके खिलाफ, उस मुहतरमा जो अनीका हैं, उनके खिलाफ केस चला। और आप ये देखिए कि पिंडी की कोर्ट ने ये फैसला भी दे दिया, ये केस चलने के बाद ये फैसला भी दे दिया गया। एफआईए की जो खास ये कोर्ट होती है, अदालत, उसके तहत साइबर विंग जो है, उसके तहत जो है ये मुकदमा चला और जो ये फैसला भी दे दिया गया कि उसको सजाए मौत सुना दी गई। अनीका को, 26 साल अनीका को सजाए मौत सुना दी गई, सिर्फ इस बात पर कि उसने अपने दोस्त को कुछ व्हाट्सएप मैसेज भेजे थे जिसमें उसका वो जो फ्रेंड है वो ये कह रहा था कि ये इस उम्र में आते हैं, और उसके ऊपर उसको सजाए मौत सुना दी गई। और ये भी याद रखिएगा, सिर्फ ये बात नहीं है, जिस वक्त उसको ये कहा जा रहा था कि तुम ये कबूलो, तो उसने इनकार किया था। और आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर कोई इनकार कर रहा है तो आप उसको जबरदस्ती नहीं कह सकते। ये तो आपका मजहब भी नहीं कहता कि कोई कह रहा है कि मैंने ऐसा नहीं किया और आप उसको कहें कि नहीं तुमने ऐसा किया और उसको पकड़ के आप सजाए मौत दी गई है, 50,000 जुर्माना और पता नहीं कितने और सजाएं जो है केसेस के साथ हैं। और अब ये एक ऐसा केस बन रहा है जिसकी वजह से मजीद बदनामी का सामना करना पड़ेगा। तो हम जैसे जैसे अपने मुल्क को, पाकिस्तान को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही चंद ऐसी चीज़ें खड़ी हो जाती हैं, सामने आती हैं, जिससे पता चलता है कि अब ये मजीद जो है ये बदनामी का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी एक और बात देखिए, बदनामी बहुत पीछे रह जाती है, ये जिंदगियों का सवाल है, ये इंसानी जिंदगियों का सवाल है। कितने शर्म की बात है हमारे मुल्क के लिए और हमारे लिए कि एक इस तरह के वाकयात पर आप कब तक लोगों को मारते रहेंगे। अब ये पूरी दुनिया में केस जा रहा है और जाएगा, और तमाम जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें, उनको तो इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। आप जो मर्जी कह लें, आपको जितना मर्जी तल्ख लगे, बुरा लगे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि आप किसी लड़की के साथ ये करेंगे कि अगर उसने कर दिया और वो कह रही है ऐसा नहीं हुआ, तो किसी आदमी के कहने पर आप उसके खिलाफ ये करेंगे, उसको सजा भी सुना देंगे, सजाए मौत। मतलब ये मुल्क है या एक पिंजरा है? आप क्या है, आप चाइना की तरह बनाना चाह रहे हैं कि वहां पे सिंकियांग का जो लोगों को उन्होंने रखा हुआ है, उनके बगैर पूछे बगैर वो सांस भी नहीं दे सकते, उनके साथ जो जुल्म सितम हो रहा, आप उस किस्म का कोई मुल्क ये बनाना चाह रहे हैं? आप ये क्या बनाना चाह रहे हैं? और दूसरा ये कि एक तो ऑलरेडी आपने मजहब का नाम ले लेके जो पाकिस्तान का, जो इस मुल्क का हाल कर दिया है, और इस हुकूमत में जिस तरीके जो है इसका रिलीजन कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, अब इस तरह के केसेस जब सामने आएंगे तो आपका क्या ख्याल है कि दुनिया की तंजीमें चुप बैठी रहेंगी, इस पर कुछ नहीं करेंगी?
और मुझे हैरत ही होती है कि मेरा तो ख्याल है अथॉरिटीज को उस कोर्ट के उस जज को पूछना चाहिए कि तुमने किस किस्म का फैसला और क्यों दिया और इसमें क्या था कि पूरी दुनिया में जो है आप तुम्हारे इस फैसले की वजह से ये कुछ होगा, बदनामी होगी हमारी कि ये तुम क्या कर रहे हो। पहले ही जो हमारा नाम है वो कहाँ कहाँ जा चुका है, यानी कि फैटफ और कहाँ किस किस जगह पर है, और फिर हम हमारे ही मुल्क के अंदर से ऐसे केसेस निकलते हैं। तो ये 3 मेरे सामने थे केसेस। मैंने सोचा कि देखें 3 ऐसे केसेस इस वक्त चल रहे हैं जिनको बिल्कुल नहीं होने ही नहीं चाहिए था इन केसेस को, ठीक है। और इसके बावजूद और इनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से है, गहरा ताल्लुक है। तो जाहिर है बात बाहर जाएगी और जा रही है, और इसके ऊपर पूरी दुनिया में बात हो रही है इन केसेस के ऊपर, इन तीनों केसेस के ऊपर। चलें, इजाजत दीजिए, दोबारा मुलाकात होती है। टेक केयर एंड गुड बाय।